दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुद बड़े मंच पर आकर एक बड़ा ऐलान करना पड़ता है। अमित शाह को सफाई पेश करनी पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर दिल्ली की जनता वोट करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या करने वाली है कि जनता उन्हें इस बार चुन ले और दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता में आना चाहती है, चाहे फिर आम आदमी पार्टी पर आरोप ही क्यों न लगाने पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी को अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को क्यों न बुलाना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बयान जारी करने पड़े जिसमें वो खुद ही फंस जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में दिल्ली का चुनाव छोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि दिल्ली का चुनाव अन्य राज्यों की तर्ज पर जीतना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आकर एक बार फिर से संकल्प पत्र जारी करना पड़ा, जिसको संकल्प पत्र पार्ट 3 कहा जा रहा है। अब ऐसे में कई बड़े दावे वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि ये वो पार्टी है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दावे वादे तो खूब किए, लेकिन दावे वादे पूरे नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। अब ऐसे में संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी हुआ है। इसमें क्या क्या दावे भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, एक एक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, क्या दिल्ली का चुनाव जीतना अब उनके लिए बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या दिल्ली का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता तो साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही वोट पा पाती है और उस राज्य में सत्ता में आ जाती है। कई और सवाल यहाँ पर जुड़ते हैं, संकल्प पत्र की चर्चा करेंगे, अन्य सवालों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारतीय जनता पार्टी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आए हैं और संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये की गई है जो डिलीवरी पर्सन है, जिन्हें गीग श्रमिक कहा जाता है, उनके लिए एक सुविधा देने की बात की है कि 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। यानी कि उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। जो परमानेंट नौकरी तो उनके पास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं इस आधार पर बड़ी सहूलियत देती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल चुनौतीपूर्ण चुनाव बनता चला जा रहा। आप देखिए, तमाम, इससे पहले अगर 2 संकल्प पत्रों की बात की जाए, तमाम तरह की योजनाओं पर उन्होंने अंबार लगा दिया, लेकिन यहाँ पर आखिरकार अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनको उतरना पड़ा है। तो जरा देखिए कि क्या बीजेपी की हालत वाकई दिल्ली में खस्ता हो चुकी है। क्या बीजेपी जो लगातार दावे कर रही थी, वादे कर रही थी कि दिल्ली में वो बड़े आराम से सत्ता में आ जाएंगे, क्या अब उनको लगने लग गया है कि यहाँ पर उनकी हालत जो है कोई बहुत बेहतर नहीं। क्योंकि अगर हम दिल्ली के नजरिए से देखें तो 93 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुआ, उसमें तो जरूर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद लगभग 25 से 30 साल होने को आ गए, बीजेपी पूरी तरह से सत्ता से बाहर नजर आती है। अगर 2013 का चुनाव देखें तो जरूर बीजेपी के पास में 30-32 सीटें आई, लेकिन 15 में उनके पास महज 3 सीटें आई। 20 की अगर बात करें तो 7 या 8 सीटें उनके पास आई। और 2025 में बीजेपी लगातार बातें कर रही है, वायदे कर रही है कि भाई हम यहाँ पर सत्ता में आएंगे। लेकिन नाज़मीन, जिस तरह से अगर हम तीनों संकल्प पत्रों का निचोड़ देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। आपने जिस तरह से पहले पॉइंट का जिक्र किया कि अगर हम गिग श्रमिकों की बात करें तो उनको 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का उनको दुर्घटना बीमा दिया जा सकता है या दिया जाएगा, ये कहना है बीजेपी की तरफ से जारी हुए तीसरे संकल्प पत्र का। और ये कहीं ना कहीं उन छोटे जो वर्कर हैं या जो एक तरीके से परमानेंट वर्कर नहीं है, उनको रिझाने का काम किया जा
जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊं नाजमीन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली के युवाओं को भी एक तरीके से बीजेपी ने अपनी गिरफ्त में लेने का काम किया है। 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख यहाँ पर लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। लेकिन जरा नाजमीन, इस जो कह सकते हैं बिंदु पे हमें ज्यादा तवज्जो इसलिए भी देनी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी ये वही बीजेपी है जिन्होंने कह सकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। जरा अगर आंकड़ों पे हम देखें तो नजर आता है कि क्या वाकई में बीजेपी अपने वायदे पर पूरा कर पाई। जाहिर बात है कि आज तक भी इसको लेकर चर्चा होती है। आपको अगर याद हो 15 लाख रुपए खातों में डालने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई और उसके बाद में खुद अमित शाह जो इस समय इस संकल्प पत्र को जारी कर रहे हैं, उन्होंने ही कह दिया था कि भाई ये जुमला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी की जो स्थिति है दिल्ली के अंदर देखा जाए, इन दो बिंदुओं से अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रही है। इसीलिए योजनाओं पे योजनाएं और तमाम ऐसे कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ऐसी बातों का जिक्र कर रही है जिससे लोगों का रुझान उनकी तरफ आ सके। लेकिन क्या ऐसे में लोग बिलीव कर पाएंगे, ये अपने आप बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। सर देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि 50,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अन्य राज्यों में हम सरकारी नौकरियों में कितने घोटाले देखते हुए नजर आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कैसे बिहार और मध्य प्रदेश तक के छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है वो उनसे किनारे हट जाते हैं और छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस दूसरे दावे को कैसे पूरा कर पाएगी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, बार बार यमुना सफाई का मुद्दा उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी है नदियों को साफ नहीं रखती है और यहाँ पर दावे वादे किए जाते हैं कि हम हर घर स्वच्छ जल पहुँचा देंगे। तो ये मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में लेकर आई है कि गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर यमुना नदी की सफाई होगी और उसके विकास के लिए भी आगे कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो दावा है, क्या लगता है पूरा हो भी पाएगा? देखिए, उमा भारती मुझे याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि हम गंगा को पूरी तरह से साफ कर देंगे, पानी ऐसा कर देंगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए कितने दिनों तक मंत्री रही लेकिन आज तक भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो देखो नाज़मीन, वायदे करना बड़ा आसान होता है और दूर से बैठकर ये कह देना कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जरा आप देखिए 15 सालों तक लगातार एमसीडी में यहाँ पर बीजेपी थी, क्या वाकई में बीजेपी ने काम किया है? अगर काम किया है तो क्या आपको नजर आता है? क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल की सरकार की बात की जाए या एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो महज 2 साल उनको आए हुए हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अभी कार्य कर पाई। अभी आम आदमी पार्टी भी कहती है कि बहुत सारे कार्य करना बाकी है, बहुत सारे जो कार्य हैं वो कार्य किए जा रहे हैं। तो यानी कि बीजेपी ने जो बातें कही थी क्या वो पूरा किया है? आप देखिए यहाँ पर संपूर्ण मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। दूसरे अगर तीसरे चौथे पॉइंट की इसमें बात करें उसमें कहते हैं कि 1700 जो कॉलोनियां हैं उनके लोगों को बेचने, खरीदने और उसे तोड़कर नया बनाने का हक देंगे। ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कही जा रही ताकि जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, और ये भी माना जाता है नाज़मीन की झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उनका सबसे अधिक सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को रहता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सोचा होगा कि अगर उनकी तरफ इस तरह की बात की जाए, ये पास अगर फेंका जाए तो वो वोट इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं नाज़मीन, वहां जाकर जब लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि 10 साल पहले उनकी जिंदगी नरकीय जिंदगी थी। एक तरीके से रोड नहीं थे, पानी नहीं था, विद्युत यानी कि हम बिजली की बात करें वो वहां पर नजर नहीं आता था। और आज उनका जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया। इसीलिए जो स्लम एरिया के लोग हैं वो अभी भी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी वायदों पे वायदे कर रही है, इस तरह के वायदे इसमें गरीब कल्याण योजना का जिक्र भी करते हैं, 13,000 बसों को खरीदने की बात भी करते हैं, मोटे मोटे तौर पे इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नाज़मीन सिर्फ यही नहीं है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो कुछ दिनों पहले की बात करें कि 2 संकल्प पत्र बीजेपी के इससे पहले नजर आए थे, उसमें आप जरा देखिए क्या क्या कहा गया कि महिलाओं के लिए जो बस फ्री है वो बस फ्री रहेगी, यानी कि जन कल्याण की जो योजना है वो पूरी तरीके से जस की तस रहेंगी। तो जरा नाज़रीन मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो रेवड़ी बांटने का आरोप बीजेपी लगाती थी तो क्या अब वो आरोप वापस लेते हुए नजर आए? क्योंकि यही सब चीजों को लेकर बीजेपी ने अमूमन आम आदमी पार्टी को घेरा है, केजरीवाल सरकार को घेरा है कि भाई दिल्ली में वो घाटे का बजट लेकर आएंगे, दिल्ली में एक तरीके से दिल्ली के जो लोग हैं उनको घाटे में लेकर जाएंगे। लेकिन आज जब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 21,000 जो गर्भवती महिलाएं उनको देने की बात करती है, 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात
करती है, 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात करती है। इसके अलावा आप देखिए होली दिवाली जैसे मौकों पर भी फ्री में सिलेंडर देने की बात करती है। और तमाम तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर जो बीजेपी योजनाओं का जिक्र करती हुई आती है। लेकिन अब मैं पलट कर पूछना चाहता हूं कि जो बीजेपी कल तक मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र करते थे, आज अगर इस तरह की घोषणाएं करते हैं तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? इस पे मेरे ख्याल से बीजेपी को जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जाते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, आम जन को लालच दिया जा रहा है और इसी के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इसमें अधिकतम योजनाएं ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी पहले से ही जारी कर चुकी है। यानी कि आप उनकी ही योजनाओं को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के आधार पर दावे वादे पूरे करते हुए नजर आएगी। जैसे कि सर मैंने यहाँ पर जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया मालिकाना हक को लेकर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने दावा किया है कि 1700 कॉलोनियों के लोगों को अब उन्हें बेचने, खरीदने, तोड़ने, नए सिरे से कुछ भी करने का हक उन्हें मिलेगा। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, दिल्ली का दौरा करते हैं, बड़े मंच से कानून व्यवस्था को लेकर हमला करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमने कितने ऐसे घरों को उजाड़ दिया है जो अवैध कॉलोनियों के रूप में देखे जाते थे, हमने उन पर बुलडोजर चला दिया है। जो बाहरी देशों से हमारे देश में आए, बांग्लादेशी रोहिंग्या पर हमने बुलडोजर चला दिया। ऐसी बातें आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी सुचारू है और दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या है आप देख रहे हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि कानून व्यवस्था किसके हाथों में आती है। बिल्कुल नाज़मीन, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और उनको घर ढाना, एक तरीके से बस्तियों की बस्तियां उजाड़ना, मेरे ख्याल से उनके वो कह सकते हैं कि उनको बड़ा पसंद है। इस तरह कार्य वो करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि बच्चे रोते बिलखते हुए दिखाई देते हैं, परिवार रोते बिलखते दिखाई देते हैं और यहाँ तक कहा गया कि अपराधी अगर किसी परिवार में होता है या पकड़ा जाता है, आरोप लगता है, तो उसका पूरा घर ढा दिया जाता है। लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर अपराध किसी एक शख्स ने किया है तो पूरे परिवार को इसकी सजा देने की जरूरत क्या है। आप जो उसको पकड़े जिसने अपराध किया, उसको जो भी सजा उसके ऊपर होती है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे का पूरा घर गिरा देना ये कहाँ का तरीका है। और वही एससी कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार इस पूरे मामले को लेकर लगाई। जाहिर सी बात है और इसी की बात कहीं ना कहीं बुलडोजर पर लगाम लगती हुई नजर आई थी। अब वो कह सकते हैं दिल्ली में घूम रहे हैं और जैसा आपने कहा कि भाई सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर उन्होंने सवाल कर दिया। हालांकि उनको ये शायद पता नहीं होगा कि जो सुरक्षा का जिम्मा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके मुखिया जो है या उसका जो मंत्रालय संभाल रहे हैं वो अमित शाह है। और अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है। हो सकता है अमित शाह ने इसीलिए सामने आकर इस संकल्प पत्र को जारी किया हो ताकि अपनी जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं खुद उनके ही पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनका कह सकते हैं उनको अपने आप से अलग थलग करते हुए नजर आ जाए। और जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो एक तरीके से कहें या संकल्प पत्र इसको कहें वो जारी किया, उसमें जो योजनाओं की बात कही है और इससे पहले जो योजना निकल कर आई है, ऐसा लगता है कि वो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बातें कही गई थी पहले की मुफ्त की रेवड़ियां हैं, अब खुद बीजेपी वही मुफ्त की चीजें बांटकर कहीं ना कहीं वोट लेना चाहती है। अब ऐसे में लोग क्या वाकई में बीजेपी की तरफ जाएंगे? क्या लोग अब तक जो केजरीवाल सरकार ने किया है, क्योंकि देखिए इसमें दो बात हो जाती है। अब बीजेपी कह रही है कि जन कल्याणकारी जो योजनाएं बंद नहीं होंगी और हम आपको ये चीजें देंगे। और ये बात बाकायदा मुझे किसी ने, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था लोगों के बीच में था और वहां पर लोगों ने बोला कि देखिए देंगे और देने में बड़ा फर्क है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं अभी तक योजनाओं का लाभ जो लोगों को मिल रहा है, वही बीजेपी दावे कर रही है, वादे कर रही है देंगे। तो इसी कह सकते हैं बीच में लोग खड़े हुए जो ये कहते हैं कि भाई केजरीवाल ने जो कहा वो कम से कम पूरा करके दिखाया, इसीलिए हमें केजरीवाल पे भरोसा है कि वो अगर जो भी वायदा कर रहे हैं, चाहे 2100 रुपए की बात कर रहे हैं या ऑटो ड्राइवर्स के लिए बात कर रहे हैं या पुजारी और ग्रंथी उनके लिए बात कर रहे हैं या जो दलित सम्मान योजना उनके लिए बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए दिखाएंगे। फिलहाल जो तीसरा मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से आया है, संकल्प पत्र जो बीजेपी की तरफ से आया है, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब छटपटाहट में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है सत्ता में आने के लिए। और क्या उनकी छटपटाहट आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि अभी भी जो योजनाएं हैं वो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से प्रेरित नजर आती हैं, यानी बीजेपी कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पा रही। इसीलिए लोगों का बिलीव क्या बीजेपी की तरफ बन पाएगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बाद एक ऐसी पार्टी निकलकर सामने आई जिसने अपने आप को ईमानदार बताया और जनता उनके साथ जुड़ी और लगातार ये पार्टी आज अस्तित्व में भी है।
आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से डंका बजाने की बात करती है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बेचैनी जरूर है कि हम दिल्ली को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश जीत लेते हैं, हम बिहार जीत लेते हैं, हम महाराष्ट्र जीत लेते हैं, हरियाणा जीत लेते हैं, गुजरात जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या है कि जनता हमें नहीं चुन पा रही है। और इस आधार पर संकल्प पत्र और निकाला जाता है, पार्ट 3 नाम दिया जाता है, कई और दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या ये दावे वादे पूरे हो भी पाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर रह जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।